अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ पॉज़ द वीडियो एंड रीड दिस। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स के बारे में डिटेल से बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करना चाहती हूँ फिज़ियोलॉजी का। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा स्टमक का म्यूकोज़ा होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा होता है, उसके अंदर वी हैव दिस पैराइटल एंड ईसीएल सेल्स, राइट? पैराइटल सेल्स और ईसीएल सेल्स जो होते हैं, दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है इन मेकिंग द स्टमक एसिड, ठीक है? पैराइटल सेल्स ऑब्वियसली उसको डायरेक्टली बनाते हैं, लेकिन ईसीएल सेल्स जो है, उनका एक इनडायरेक्ट रोल है। एक्चुअली दोनों जो हैं, उनको एसिटाइल कोलिन के थ्रू सिग्नल मिलते हैं और मस्करीनिक रिसेप्टर्स इन दोनों सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। जब इनको सिग्नल आते हैं, तो उसके बाद जो ईसीएल सेल होता है, वो फर्दर एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है जिसको हिस्टामीन कहते हैं और हिस्टामीन के अटैच होने के लिए जो रिसेप्टर्स हैं, वो भी पैराइटल सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। लिहाज़ा पैराइटल सेल्स को डबल सिग्नल मिलते हैं, ठीक है? उसके ऊपर मस्करीनिक रिसेप्टर भी है, जो कि आपके एंटेरिक नर्वस सिस्टम से, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वहाँ से एसिटाइलकोलिन वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है, आके लगता है। उसके अलावा ईसीएल सेल्स भी फर्दर सिग्नल देते हैं थ्रू हिस्टामीन। तो ये दोनों जो स्टिमुलस हैं, ये उसको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं कि स्टमक एसिड बनना चाहिए, ठीक है? इसके अंदर जो है वो प्रोटॉन पंप्स मौजूद होते हैं इन सेल्स के अंदर और अल्टीमेटली ये होता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही, वो आप फिजियोलॉजी के लेक्चर्स में देखिएगा। लेकिन अल्टीमेट रिज़ल्ट बेसिकली ये है कि स्टमक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और उसका फाइनल जो स्टेप है वो प्रोटॉन पंप के एक्शन से होता है, ठीक है? नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनका क्या रोल है, तो वी कैन स्टार्ट। तो बेसिकली ये है कि जो मुख्तलिफ मेडिकेशंस होती हैं जो जो एसिड है उसको कम करती है, लेकिन जो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि जो फाइनल स्टेप है ये उसको इन्हिबिट करता है, ठीक है? क्योंकि देखिए एक और मेडिकेशन की क्लास है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। वो भी स्टमक एसिड को कम करता है। वो किस तरह काम करता है कि जो H2 रिसेप्टर्स हैं, जो पैराइटल सेल्स के ऊपर मौजूद हैं, वो उनको ब्लॉक करता है। लेकिन उसके ब्लॉकेज से स्टमक एसिड प्रोडक्शन कम ज़रूर होती है, लेकिन एज़ यू नो दैट इज़ नॉट द ओनली सिग्नल दैट गोज़ टू द पैराइटल सेल, तो मुकम्मल तौर पे कट ऑफ नहीं होता। लेकिन जो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारे जो प्रोडक्शन है वो कन्वर्ज होता है, उसका फाइनल स्टेप प्रोटॉन पंप के थ्रू ही है, तो ये उस पॉइंट के ऊपर जाके इन्हिबिट करता है स्टमक एसिड प्रोडक्शन को। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और सबसे ज़्यादा पोटेंट मेडिकेशन है टू डिक्रीज़ स्टमक एसिड प्रोडक्शन, ठीक है? प्रोटॉन पंप इज़ एक्चुअली हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज़ पंप, लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ दिस वीडियो मैं इसको सिर्फ़ प्रोटॉन पंप कहूँगी, ठीक है? अब हम इस मेडिकेशन क्लास के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स हैं, ये वीक लिपोफिलिक बेसेस होते हैं और ये जाके पैराइटल सेल्स के जो कैनालिक्यूलाए हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट हो जाते हैं, अप टू 1000 टाइम्स, ठीक है? प्रोटोनेट हो जाते हैं और फिर ये इनएक्टिवेट कर देते हैं इरिवर्सिबली हमारे प्रोटॉन पंप को। This is the main and first line medication that is used for these conditions जिसमें हमें गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन को कम करना है। अब इसमें कौन से ड्रग्स हैं? इसका जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो है ओमिप्राज़ोल, ठीक है? उसके अलावा डेक्सलैंसोप्राज़ोल है, एसोमेप्राज़ोल है, लैंसोप्राज़ोल है, पेंटोप्राज़ोल है और रेबिप्राज़ोल है। जैसे कि आपने नोट किया होगा इन सब ड्रग्स के एंड में प्राज़ोल आता है, तो दैट हेल्प्स यू मेमोराइज़ दिस ड्रग क्लास वेरी ईज़िली। नाउ अब इसके एक्शन के ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। तो ये बेसिकली प्रो ड्रग्स हैं, ठीक है? और ये एसिड रेज़िस्टेंट इनकी जनरली एंटेरिक कोटिंग होती है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रीमैच्योर डिग्रेडेशन बाय द गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है? उसकी कोटिंग ऐसे की जाती है कि जब ज़ाहिर है जब वो स्टमक में जाएगा तब तो वहाँ पे एसिडिक मीडियम ही है ठीक-ठाक किस्म का, तो वो पहले डिसइंटीग्रेट ना हो जाए इसलिए उसको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग कोटिंग दी जाती है। ये कोटिंग रिमूव होती है इन अल्कलाइन डुओडेनम एंड द प्रोड्रग व्हिच इज़ अ वीक बेस उसको एब्ज़ॉर्ब किया जाता है और फिर वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होती है टू द पैराइटल सेल कैनालिक्यूलाइ। तो वहाँ पे ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय रिएक्टिंग विद सिस्टीन रेज़िड्यू ऑफ द प्रोटॉन पंप और वहाँ पे एक स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है।
इट टेक्स अबाउट 18 आवर्स फॉर द एंजाइम टू बी रीसिंथेसाइज्ड। स्टैंडर्ड डोज के ऊपर पीपीआईज जो है यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये बेसल और स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं अप टू 90%। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। एंड इसकी एक ऐसी ओरल प्रोडक्ट भी होती है जिसमें ओमिप्राजोल इज कंबाइंड विद सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर फास्टर एब्जॉर्प्शन, और ये ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल होता है, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन से भी मिलता है। इसकी मिसालें मैंने यहाँ पे पिक्चर्स डाली हैं, राइजिक इंस्टा और फास्ट के नाम से आती हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई होप इज़ वेरी क्लियर कि स्टमक एसिड की प्रोडक्शन को ये कम करता है बाय बाइंडिंग टू द प्रोटॉन पंप। ठीक है, अब इसकी थेरेप्यूटिक यूजेस पे आते हैं। अब ये दवाइयाँ हम कब इस्तेमाल करते हैं, कब इनका यूज़ इंडिकेटेड है? सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, यानी कि जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं और डुओडेनल अल्सर्स हैं, इनके इलाज में ये मेन दवाई है। ठीक है, उसके अलावा पेप्टिक अल्सर की प्रिवेंशन के लिए, स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलैक्सिस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉन्ग टर्म फॉर एग्जांपल एनसेड्स ले रहा है, देयर इज दिस पर्सन जिसको कोई क्रॉनिक पेन है, लेट्स से उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई और मसला है जिसकी वजह से उसको क्रॉनिकली एनसेड लेने पड़ रहे हैं, और आपको शक है, आपको डर है कि इतने ज़्यादा एनसेड यूज से उसके स्टमक में अल्सर ना बन जाए, तो ऐसे लोगों को साथ प्रोफाइलेक्टिकली यू कैन गिव प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, अमंग अदर मेडिकेशंस, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो है। उसके अलावा ये कि जिसकी रिसेंट सर्जरी हुई होती है या वैसे भी जो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस कि उनको हम ये प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे ये वाली मेडिकेशन देते हैं। फिर ये कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि गर्ड, उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है। इरोसिव एसोफेजाइटिस में भी यूज़ होता है। फिर हाइपर सिक्रीशन का एक सिंड्रोम है जिसमें ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, उसमें गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होता है। अल्टीमेटली उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टमक एसिड प्रोड्यूस होता है पैथोलॉजिकली, तो उसके इलाज में भी इसका एक रोल है। तो बेसिकली अगर आप मेरी दूसरी वीडियो देखें जिसमें मैंने H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की इंडिकेशंस रखी हैं, तो ये दे ऑलमोस्ट द सेम इंडिकेशंस। ठीक है, तो क्लिनिकल एफिकेसी की अगर बात करें तो ये सबसे सुपीरियर ड्रग क्लास है, ये H2 ब्लॉकर से भी ज़्यादा बेहतर है। क्लिनिकल स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम एन अल्सर दैट इज कॉज्ड बाय एस्प्रिन एंड अदर एनसेड्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड, जो आपने सुना होगा ट्रिपल और क्वाड्रुपल थेरेपीज जो होती हैं फॉर एच पाइलोराई इरेडिकेशन, ये उसके रेजिमेन में भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं जी। ये ओरली इफेक्टिव होते हैं, रैपिडली मेटाबोलाइज़ होते हैं। इनकी कुछ फॉर्म्स हैं जो आईवी फॉर्म में भी दी जाती हैं, और इनके मेटाबोलाइट्स जो हैं वो यूरिन और फीसिस में एक्सक्रीट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स, जनरली स्पीकिंग अगर कुछ अरसे के लिए दी जाए, नॉर्मल डोज़ पे दी जाए तो ये वेल टॉलरेटेड ड्रग्स हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जिन लोगों का इस्तेमाल क्रॉनिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल या उससे भी ज़्यादा, तो उनके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। उसके अलावा ये कि एफडीए ने मना किया हुआ है कि साथ क्लोपिडोग्रेल नहीं देनी, क्योंकि उसमें सीवीएस के रिस्क ज़्यादा हैं, कार्डियोवास्कुलर रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है इसके कॉन्कोमेंट यूज़ से, क्योंकि इट इनहिबिट्स द CYP2C19 एंजाइम। उसके अलावा ये कि ओमिप्राज़ोल ऑल्सो इनहिबिट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफरीन, फेनिटोइन, डायज़ेपाम, साइक्लोस्पोरिन वगैरह, क्योंकि कम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। तो अगर आपका पेशेंट ये सारी मेडिकेशंस ले रहा है तो यू हैव टू कंसिडर दिस। उसके अलावा ये कि एज़ यू नो कि विटामिन B12 की जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो होती है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, और एसिडिक मीडियम चाहिए उसके लिए। तो अगर क्रॉनिकली स्टमक की पीएच जो है वो एसिडिक नहीं होगी, तो उससे ये होगा कि B12 की डाउन द लाइन जब आप क्रॉनिक इस्तेमाल कर रहे होंगे तो B12 विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर आगे हम आते हैं टुवर्ड्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जब क्रॉनिकली स्टमक की पीएच रेज़्ड रहेगी तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, ख़ास तौर पे जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट होगी। इफेक्टिव ऑप्शन है टू यूज़ कैल्शियम सिट्रेट एज़ अ सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर पेशेंट्स हु आर टेकिंग प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन इस तरह की। तो उसमें ये कि अगर कैल्शियम लॉन्ग टर्म में सही एब्जॉर्ब नहीं होती तो ऑस्टियोपोरोसिस का और इसलिए इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर हो सकता है। पीपीआईज ब्लॉक द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द जीआईटी। ठीक है, और इसी की वजह से ख़ास तौर पे स्पाइन, रिस्ट और हिप्स के फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन हैं।
उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स में डायरिया हो सकता है, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल वाला डायरिया होता है। इट इज़ सिवियर, इट इज़ स्मेली डायरिया, और इसकी वजह बेसिकली ये है कि नॉर्मली स्टमक एसिड जो होता है, वो इन बैक्टीरियाज़ को किल कर देता है ना? लेकिन अगर स्टमक का एसिड उस तरह से नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो ये बैक्टीरिया अनचेक्ड गुज़र जाते हैं जीआईटी में, और उस वजह से द पर्सन बिकम्स मोर ससेप्टेबल। फिर ये है कि निमोनिया हो सकता है, उसकी रीज़न जो है वो ये दी जाती है कि स्टमक एसिड जो है उसका एक प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट होता है अगेंस्ट एस्पिरेशन ऑफ स्टमक बैक्टीरिया। उसके अलावा जीआई साइड इफ़ेक्ट्स में एब्डोमिनल पेन, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लडी स्टूल्स और क्रैम्पिंग भी हैं। कंसिडरेशंस, इसके पॉसिबल ड्रग इंटरैक्शंस काफ़ी सारे हैं, उनको ज़हन में रखना चाहिए। फिर ये कि प्रेगनेंसी के लिए कैटेगरी सी में आता है, जिसका मतलब ये है कि रिस्क कैन नॉट बी रूल्ड आउट। Decreased ability of drugs that need to need high acidic environment in stomach to get activated, like ketoconazole and digoxin. फिर ये कि it interacts with warfarin, clopidogrel and digoxin. अब इसको लेने का तरीका क्या है? इसको जनरली डॉक्टर ये लिखते हैं कि खाना खाने से 30 मिनट्स पहले, जो नाश्ता है ख़ास तौर पे, उससे पहले ले लिया जाए। लेकिन जनरली ये कि मैक्सिमम इफ़ेक्ट के लिए 30 टू 60 मिनट्स बिफोर ब्रेकफ़ास्ट और द लार्जेस्ट मील ऑफ द डे इसको लेना चाहिए। अगर आपको साथ-साथ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी चाहिए, तो इट शुड बी स्पेस्ड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ उसको नहीं लेना, ठीक है? पीपीआई क्योंकि इसके साथ फिर बेस्ट इफ़ेक्ट नहीं आता। क्योंकि बेस्ट इफ़ेक्ट के लिए कि H2 एंटागनिस्ट जो होते हैं, दे विल रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द प्रोटॉन पंप, और पीपीआईज़ को काम करने के लिए एक्टिव पंप्स चाहिए, ठीक है? तो इसलिए इनको लेते वक़्त थोड़ा-सा इनके अंदर गैप डालना चाहिए। फिर ये कि इन पेशेंट्स विद गर्ड, उसमें ये होता है कि समटाइम्स उनको सिर्फ पीपीआई से फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसमें साथ H2 एंटागनिस्ट भी देते हैं, तो उसका फिर ये करते हैं कि दिन के टाइम पीपीआई दे दिए और शाम के टाइम जो है वो H2 एंटागनिस्ट दे दिया, तो उससे उनका सिम्पटम्स अच्छी तरह कंट्रोल हो जाते हैं। अब थोड़ा-सा आपको मैं टिप देती हूँ चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए, एग्ज़ाम टिप है कि इसमें आप पी का अल्फ़ाबेट याद रखें, ठीक है? पी से आप प्रेज़ोल का सफ़िक्स याद रख सकते हैं कि नाम के एंड में प्रेज़ोल आता है। P से you can also remember कि it pauses acid production, it prevents ulcers. पाइलोरी याद रख सकते हैं कि H. pylori इन्फेक्शन और GERD के लिए यूज़ हो सकता है। पोरस एंड स्पॉन्जी बोन्स यानी कि फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस। पॉसिबल इन्फेक्शंस लाइक C. diff. Prior meals 30 minutes and prevent taking pain medications like aspirin or NSAIDs with them. ठीक है? फिर पेशेंट को किस तरह एजुकेट करना है अबाउट दीज ड्रग्स एंड सम नोट्स, इसमें यह है कि आफ्टर सम टाइम रेगुलर बोन डेंसिटी टेस्ट करने चाहिए, देखने के लिए कि जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी में फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। उसके साथ इट्स बेटर कि आप कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स पेशेंट को एडवाइस कर लें। 3 से 4 दिन तक कोई ख़ास फ़र्क नहीं नोटिस होता, तो पेशेंट जब पूछता है कि कितनी देर तक मुझे इस मेडिकेशन का फ़र्क पता लगेगा, तो यू विल से कि 3 to 4 डेज़ लगते हैं फॉर यू टू नोटिस इम्प्रूवमेंट। आपने ये भी समझाना है कि इस टैबलेट को, सॉरी, इस कैप्सूल को क्रश या च्यू नहीं करना और इसको ओपन करके स्प्रिंकल नहीं करना। ऑल्सो वैसे पाकिस्तान में तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन बाहर ख़ास तौर पे आपने मेंशन करना होता है कि इसके साथ अल्कोहल नहीं कंज़्यूम करना। उसके अलावा ये कि पेन किलर्स जो एनसेड्स होते हैं, उनको भी अवॉइड करना है। अगर पेशेंट नोट करता है कि उसके स्टूल ब्लडी हैं या उसकी वॉमिट में एक डार्कनेस है, जिसको हम कॉफ़ी ग्राउंड एमेसिस कहते हैं, ये बेसिकली साइंस ऑफ जीआई ब्लीड्स हैं। पेशेंट को काउंसल करना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फ़ौरन डॉक्टर को बताएं। उसके अलावा ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले रहे हैं, तो इनको फ़ौरन छोड़ना इज़ नॉट द बेस्ट आइडिया। तो बेहतर ये है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता इसको वीन ऑफ करके तो फिर छोड़ें। ये मैंने कुछ टेबल बनाए थे। इसमें जेनेरिक अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान, इसकी डोज़ेज, इसकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और ब्रांड्स जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसके बारे में मैंने टेबल बनाया है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेकिन प्लीज़ डू नॉट यूज़ दीज़ टेबल्स टू प्रिस्क्राइब और टू टेक मेडिकेशन, क्योंकि एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, उसकी कोमॉर्बिड्स, उसकी कंडीशंस, हर चीज़ फ़र्क होती हैं। तो बेहतर यही है कि आपके डॉक्टर की एडवाइस को आप फ़ॉलो करें। दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है? आई होप आपने कुछ सीखा। आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।